रूस के साथ व्यापार को लेकर पहली बार भारतीय कंपनियों को अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि रूस से आपने दोस्ती निभाई, कंपनियों ने वहां कारोबार किया, प्रतिबंध लगे हुए थे उसके बाद भी, तो अब आपकी कंपनियों पर ही प्रतिबंध लग गए। अमेरिका के फॉरेन एसेट कंट्रोल विभाग ने हीरा कारोबार से जुड़ी भारतीय कंपनियों के करीब 2.6 करोड़ डॉलर फ्रीज कर लिए हैं। जिन कंपनियों के पैसे फ्रीज हुए हैं उन्होंने रूस की कंपनियों से हीरों की खरीद की थी। पैसा फ्रीज होने के बाद हीरा कंपनियों ने भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के साथ संपर्क किया है कि भैया पैसा अटक गया है, इसे कुछ निकलवाओ। सर, क्या पूरा मामला है ये? भारत रूस के संदर्भ में भारत पहली बार परोक्ष रूप से भारत की कंपनियां ही और भारत की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों के दायरे में आखिर आ ही गई, इस बात का खतरा था। और ये मामला डायमंड से जुड़ा हुआ, डायमंड के ट्रेड से, हीरों के ट्रेड से जुड़ा हुआ। वैसे भी दुनिया में हीरे के ट्रेड को लेकर बहुत सारी चर्चाएं अलग अलग तरीके की हैं और काफ़ी अपारदर्शिता के सवाल उठते हैं। ये मामला ये है अमेरिका का एक ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल है जो रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की मॉनिटरिंग करता है। उसने ऐसा पाया कि भारत के जो डायमंडियर्स थे, भारत की जो डायमंड कंपनियां थीं, जो कंपनियां आमतौर पर पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से कारोबार करती हैं, इनमें से कई कंपनियों ने रूस से रफ डायमंड्स का इंपोर्ट किया था। रूस से किसी तरीके का कारोबार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत प्रतिबंधित है, यानी भारतीय कंपनियां वहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकती। केवल वही इंपोर्ट हो सकता है जो सरकारों के स्तर से अप्रूव किया जाए, जैसे कि हमने भारत में कच्चे तेल के इंपोर्ट्स को देखा था। तो वो जो रफ डायमंड्स वहाँ से इंपोर्ट किए गए कंपनियां, भारत का जो हीरा कारोबार है वो कुछ इस तरह से चलता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कच्चे रफ हीरे लिए जाते हैं, उनको पॉलिश करके तराश कर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजा जाता है। इस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल, OFAC कहते हैं, इसने पाया कि भारत की कंपनियों ने रूस से रफ डायमंड्स का इंपोर्ट किया और उन्हें वापस तराश कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा। ये प्रतिबंधों के नियमों का उल्लंघन है। और ऐसा पाए जाने पर इस डाउट पर या इस शुरुआती जांच के आधार पर इन कंपनियों के अमेरिका के बैंकों में जो रखे हुए पैसे थे उनके फंड्स के ट्रांसफ़र को रोक दिया गया। अब तार यह है, कंपनी भारत की हैं, डायमंड रूस से खरीदती हैं, तराशा भारत में जाता है, सेल्स अमेरिका के बाज़ारों के जरिए होती है, यानी फंडिंग ऑपरेशंस अमेरिका के बाज़ारों के जरिए होते हैं। तो ये पहला ऐसा मौका है 1 साल के युद्ध के बाद, 1-1.5 साल के युद्ध के बाद, जहां भारतीय अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर उसका एक हिस्सा ही भले ही रूस पर लगे प्रतिबंधों के दायरे में आ गया है। सर, अमेरिका ये प्रतिबंध लगाकर किस तरीके के संकेत देना चाहता है और कौन से ऐसे कारोबार हैं जिन पर इनका असर दिख सकता है? ये पहली शुरुआत है। अब इसके बाद इससे एक चीज़ समझ में आई कि अमेरिका के जो रेगुलेटर हैं वो प्रतिबंधों को लेकर पूरी दुनिया में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी कंपनियां अलग अलग चैनलों से प्रतिबंधों के बावजूद उन प्रतिबंधों को डिफाई करके, उनका उल्लंघन करके रूस के साथ कारोबार या ट्रेड कर रही हैं। और यहाँ से ये दिखता है कि अब धीमे धीमे कंपनियों को टारगेट करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। चूँकि प्रतिबंध लंबे समय तक चलने वाले हैं और जो रूस और यूक्रेन के रिश्ते सुधरने में लंबा समय लगेगा, स्थितियां काफ़ी तनावपूर्ण भी हैं और नाटो के अपने भी स्टेक्स काफ़ी हाई हैं। तो अब अमेरिका के रेगुलेटर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में कौन सी कंपनियां प्रतिबंधों के बीच से रास्ता निकालकर ये कारोबार कर रही हैं। अब अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये प्रतिबंध और भी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, लेकिन खतरा तो है ही। एक और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ जोड़ना जरूरी ताकि हम इसका पूरा परिदृश्य समझ सकें। अब चूँकि रूस ने अपने कच्चे तेल की कीमत $60 पर बैरल से ऊपर कर दी है, $60 का ही रेट था, उस पर प्रतिबंधों के तहत रूस दुनिया को अपना तेल बेच सकता था। तो भारतीय तेल कंपनियों के लिए, भारत से और सामानों का आयात निर्यात करने वाली कंपनियों के लिए भी ये फैसला एक किस्म की चुनौती या एक किस्म का सबक भी हो सकता है। यह संकेत देने की भी कोशिश है कि जो नियमों के प्रतिबंधों के अगेंस्ट ये रोक लगाए, अगर कोई आयात निर्यात के सौदे किए जाएंगे रूस के साथ तो उस पर कार्यवाही हो सकती है। और एक और आखिरी महत्वपूर्ण बात, अमेरिका चूंकि प्रतिबंधों को लीड कर रहा है नाटो की तरफ से और दुनिया के देशों की तरफ से, तो अमेरिका ने अगर ये पाबंदी लगाई है तो दुनिया के अन्य देश भी फिर इन कंपनियों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस बात का खतरा आप देख सकते हैं कि स्नोबॉल करे ये जापान में या यूरोप के अन्य देशों में भी इन कंपनियों के कारोबार पर असर पड़े, उन पर पाबंदी लगाई जा सकती है। सर, क्या करेगी भारत सरकार, कैसे मदद कर सकती है, दखल करेगी सरकार इसमें? भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने, जहां काफ़ी बेचैनी है क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ही इसका प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के निर्यातकों को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करता है और इनके जरिए निर्यात करता है। उन्होंने सरकार से, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से ये बात की है। इसमें एक और महत्वपूर्ण कड़ी जो और एक और पेंच है वो ये है कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो भारत की जो डायमंडियर्स हैं, जो भारत की डायमंड कंपनियां हैं, उनकी UAE की शाखाओं पर लगाए गए हैं। यानी वो शाखाएं
जो कारोबार कर रही हैं उनका बेस यूएई में है, अमीरात के देशों में है। और ये भी बेहद महत्वपूर्ण पेच है। तो हीरो का पूरा कारोबार, जैसे हमने आपसे शुरुआत से कहा कि काफ़ी पेचीदा है। रूस का डायमंड है, भारत में तराशा जाता है। कंपनी जो भारतीय कंपनी की जो शाखा दुबई या अमीरात के किसी देश में है वो इसका ट्रेड करती है और अमेरिका में उसकी सेल की जाती है। तो भारत सरकार ने तो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। सरकार की तरफ से कहा गया था, परोक्ष रूप से कहा गया है कि ये प्रतिबंध आने से पहले के सौदे थे, जो आमतौर पर प्रतिबंधों के मामले में कहा जाता है। तो ये प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते हैं। हालांकि इस पर अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और ये जो एंटिटीज़ हैं, ये एंटिटीज़ सैंक्शन से बाहर थी। दूसरी चीज़ ये है कि भारत के जो डायमंड ट्रेडर्स हैं उनका एसोसिएशन यूनाइटेड अरब अमीरात से भी बात कर रहा है कि वो इस बीच में आए, क्योंकि वहाँ काम करने वाली भारतीय कंपनियों को इन प्रतिबंध के दायरे में लाया गया है। लेकिन $26 मिलियन के आसपास का फंड, काफ़ी बड़ा फंड है इन कंपनियों के लिए जो वहाँ पर फंसा हुआ है। पर ये पहला मामला हमारे सामने प्रतिबंध का आ ही गया आखिर।